हमारे साथ बलूचिस्तान की वो यूथ मौजूद है जिन्होंने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए बलूचिस्तान की यूथ के लिए बेतहाशा काम किया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू ज़हूर, ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? फर्स्ट रो में बैठता था और उनको सिर्फ तंग करने के लिए शायद, पर मैं उनसे पूछता था कि मैम वो फलानी चीज़ फलाना प्रोसेस कैसे होगा, तो वो बोलती थी बेटा मुझे नहीं पता, आप बताओ कैसे होता, तो फिर मैं बताता था। मींस कि वो चीज़ आपने स्टार्ट से थी और वो चीज़ आपको किसी ना किसी मुकाम तक लेकर आई है। जबरदस्त। ये जो आप लोगों ने BMUN करवाया बलूचिस्तान में, उस दिन मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था और मेरे पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हुए थे। वो जो मोमेंट ऑफ प्राइड, इतना मजा आया मुझे उसमें, इतना मजा आया। सारा पैसा वसूल, बस सारा पैसा मैंने बोला जितने फंड्स है ये तो मैं अपनी जेब से दे दूंगा अगर ये वापस कराना हुआ। द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो इन्होंने मुझे दिखाया उस दिन, मैंने कहा यार सलाम इन बच्चों को। अच्छा, जब हमारी एज के लोग गाइड करेंगे ना तो बात का असर भी होगा। जनरेशन गैप बीच में Exactly. कोई यूथ आइडिया लेकर जाती है तो इतने रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं, इतना कुछ सामने आपके आ जाता है कि आप बोलते हो भाई अगर मैं फ्यूचर हूँ तो मुझे रास्ता दो ना कि मैं काम करूँ। आसपास जितने भी लोग देखे हैं वो अपने बच्चों से दो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर सुई इसी के गिर्द घूम रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा दहकान और खुशामदीद कहती हूँ आपको दी स्टोरी टेलर स्टूडियो के आज के पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट हमारा इंटरनेशनल यूथ डे से रिलेटेड है, जिसमें हमारे साथ बलूचिस्तान की वो यूथ मौजूद है जिन्होंने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए बलूचिस्तान की यूथ के लिए बेतहाशा काम किया। हमारे साथ आज की गेस्ट मौजूद है ज़हूर अहमद, जो कि एक यूथ ट्रेनर और फैसिलिटेटर हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है अफनान, जो कि BMUN के प्रेसिडेंट हैं, और मौजूद है आर्यान, जो कि उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी यूथ कैपेसिटी पे काम करने के बारे में और उनकी इनिशिएटिव के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम यू ज़हूर, ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? अपनी यूथ के एज में जब आप खुद अपने एक अंडरग्रेड थे, अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी, एक काउंसलिंग हम बोलते हैं बच्चों के पास नहीं होती हमारी यूथ में, तो उस टाइम पर अपनी काउंसलिंग करके यूथ काउंसलिंग का सफ़र कैसे स्टार्ट किया आपने? थैंक यू फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। MVTP का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। मेरी जर्नी की अगर बात करें तो मैं स्कूल में बड़ा एक निकम्मा बच्चा था, और उस निकम्मेपन की वजह ये थी कि मेरा कुल वज़न आज भी आप देख सकते हैं वो शायद 60 के आसपास घूमता है। तो उन दिनों में भी मुझे कोई 10 किलो का मुझे बैग उठाना पड़ता था और स्कूल जाना पड़ता। मुझे बड़ी नफरत होती थी स्टडीज़ और इन चीज़ों से। 12 साल मैंने ऐसे गुजारी। जब कॉलेज आया तो मैंने कहा यार अब थोड़ा निकम्मेपन से जो बाहर निकला जाए और कुछ पढ़ लिया जाए। उन दिनों 2016 का MS ऑफिस अगर किसी ने पढ़ा है तो वो आया हुआ था, लॉन्च हुआ हुआ था, और वो हमें किताब में 1990s या 2000 का जो ऑफिस था वो आउटडेटेड। हाँ, तो मैंने उस्ताद से कहा, उस्ताद ये तो बहुत गलत बात है, नाजायज है हमारे साथ, प्लीज इसको कुछ करें। हम 2016 में पढ़ रहे। हाँ, कहते आपको मसला है। मैंने कहा जी। कहते आप ऐसा करो, बाहर जाओ, आपके पास फोन होगा, उनको कॉल करो जो किताब के पीछे नंबर ले। मैंने उनको कॉल की, जिनको कॉल की वो हंसने लगी बैठे ऊपर कि यार ये एक दिन का काम नहीं और चलता आ रहा है, चलाते रहो, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, ज्यादा वो ना करो। तो मैंने दोबारा आके टीचर से शिकायत की। मैंने कहा यार आर यू ट्रेनिंग अस फॉर द पास्ट और फॉर द फ्यूचर? तो कहा बेटा आज के बाद मेरे क्लास में मत आना एक हफ्ते के लिए, बस बाइकआउट हो गया आज से सर। तो वो थोड़ी एक फ्रस्ट्रेशन थी कि यार मैं तो अब पढ़ना चाह रहा हूँ, अब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर यूनिवर्सिटी आए, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही एक एनवायरनमेंट देखने को मिला कि असातिज़ा जो थे वो ज़्यादातर सिलेबस और GPA और इन चीज़ों के चक्करों में आप कूद जाते थे। वो कहते थे नहीं क्लास लो, ये करो वो करो, रट्टे वाले काम पे फोकस ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यार थोड़ा बहुत कुछ नया करना। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जो है वो एक एक्सपोजर हुआ, वो ILC अटेंड की थी। फिर वहाँ से वो चस्का लगा कि यार ट्रेनिंग नाम की भी कुछ होती है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कुछ होता है, सिर्फ किताब तक महदूद नहीं, अल्फाज तक महदूद नहीं, जहाँ पे मेरे जैसे जो हिले डुले बच्चे होते हैं वो भी पार्ट दे सकते हैं। तो इस तरह फिर जर्नी का स्टार्ट हुआ। मींस कि वो चीज़ आपने स्टार्ट से थी और वो चीज़ आपको किसी ना किसी मुकाम तक लेकर आई है। जबरदस्त। वो जो अंदर की एक होती है ना चिंगारी हम कहते हैं, वो जो आपको बार बार कहती है कि नहीं ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, दैट गिव मी पुश। सेम यही चीज़ आप लोग दोनों से मेरा सवाल है अफनान और आर्यान के, ये जो आप लोगों ने BMUN करवाया बलूचिस्तान में अंडर 18 के स्टूडेंट्स के लिए, जो पहला मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत ही बड़ा मार्का था कि आप सभी अंडर 18 और बाकी अंडर 18 के बच्चों के लिए आप लोगों ने एक पूरा इतना बड़ा BMUN लेकर आए। तो उसकी जर्नी का स्पार्क कहाँ से आया, क्या आइडिया था, मोटिवेशन क्या था और कैसे इसका सफर स्टार्ट किया? ये स्टोरी होती, ये मैं हमेशा जब बयान करता हूँ मैं सबको कहता हूँ एक कोइंसिडेंस था। तो बेसिकली हम एक महफिल हमने जमाई थी
और उस महफिल में मैंने इस आइडिया को प्रेजेंट किया। ये आइडिया मुझे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने प्रेजेंट किया था, फिर मैंने ये आगे इनके सामने प्रेजेंट किया ना, तो इन लोगों ने बहुत इंकरेज किया। और इन लोगों ने जब इंकरेज किया उसी रात हम बैठ गए, हमने बोला इसको स्टार्ट करना है और ये जो महफिल थी इसका कोई रिजल्ट निकालना है, कोई नतीजा किसी तक तो लेकर किसी मंजिल तक लेकर आना है इसको। तो बस उसी रात हमने काम शुरू किया और आज बैठे हुए हैं इधर। अच्छा, द थिंग इज दैट कि आपकी बात से बात मुझे एक वो फील हुई है कि हमारी यूथ में अभी भी ये चीज़ है। ज्यादातर वरना हम देखते हैं कि जब यूथ आपस में बैठी हुई कोई महफिल जमी हुई तो उनके अजीब व गरीब कोई डिस्कशन चल रही है, कोई गेम्स को डिस्कस कर रहे हैं, कोई अपनी टीचर्स को बुरा बोल रहे हैं कि वो ऐसा पढ़ाता वो वैसा पढ़ाता। उसमें एक अपनी आइडियोलॉजी, एक अपनी थिंकिंग लेकर आना, उसको एग्जीक्यूट करने से बेहतर। इस बात पे ये हमारे जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है इरफान जुनीजो साहब, वो बोलते हैं कि भाई अगर आप एक महफिल में बैठे हो और अगर आप लोगों को डिस्कस कर रहे हो तो उस महफिल का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जब तक आप उस महफिल में कोई आइडियाज डिस्कस नहीं करोगे वो महफिल कहीं तक पहुंच नहीं पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला का करम है, हम हमेशा प्रोडक्टिव डिस्कशन ही करते हैं, ऑफ द टॉपिक बहुत कम ही जाते हैं और इसी वजह से हम काफ़ी आइडियाज़ जनरेट करते रहते हैं और आगे भी हमारे काफ़ी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं यूथ से रिलेटेड इंशाल्लाह। नीज़ थिंग इज कि आप लोग का एक विजन है और आप लोग उसको लेके चल रहे हैं, तो ये है कि आप लोग इंशाल्लाह अच्छा काम करें। बैक टू ज़हूर, हम आजकल पाकिस्तान में एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, दैट इज़ यूथ काउंसलिंग। यूथ काउंसलिंग नहीं है, लेकिन उसी यूथ के सेक्टर में से, आप उसी यूथ डिपार्टमेंट में से देखते हैं कि इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो अपनी खुद काउंसलिंग करते हैं, जो अपना खुद रास्ता बनाते हैं। आपके नज़दीक यूथ का खुद का एक विजन होना कितना ज़रूरी है, और अगर उसको कोई रास्ता नहीं दिखाने वाला तो वो अपना रास्ता खुद कैसे तलाश करेगा, जिस तरह आपने तलाश किया, जिस तरह इन बच्चों ने तलाश किया? आप उनको क्या देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो यूथ काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप 12 साल स्कूल में, 2 साल कॉलेज में गुजारते हो और तब भी आपको पता नहीं होता कि मैंने कहाँ जाना है। मैं तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तक को देखा है कि वो 4 साल गुजारने के बाद, यानी टोटल कोई 18 साल तालीम हासिल करने के बाद एग्जैक्टली वो पूछते हैं कि मैंने क्या करना है लाइफ में, मैं कहाँ जाऊँ या मैं कहाँ जाऊँ। तो जब वो सवालात आते हैं देन वी कैन से कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो थोड़ा बहुत आउटडेटेड है इस चीज़ में। नंबर 2, जहाँ तक बात है कि वो बच्चे जैसे या तो अफनान हो गए या आर्यन हो गए या मैं कहीं से निकल के आ गया, तो वो कैसे निकल आए, कैसे ढूंढे? मैं कहता हूँ हमारे अंदर की एक आवाज़ होती है जो हमें कहीं ना कहीं चिंगारी देती है और हमें कहती है कि यार ये रास्ता सही है और ये गलत है और इस पे जाना चाहिए और इस पे नहीं जाना चाहिए। जो सही रास्ता होता है उस पे कहीं ना कहीं हमें रेजिस्टेंस भी मिलती है, फैमिली की तरफ से भी मिलती है। मुझे तो याद है मेरे घर में मुझे कहा जाता था कि तुम कुछ कर लो, बस कुछ कर लो, क्या करना है नहीं पता, बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बस बन जाओ। तो अगर आपको वो अंदर जो कहते हैं ना, हमारे लोगों में गुस्सा बहुत है, बिल्कुल ऐसे, बहुत एक्सट्रीम इमोशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको ड्राइव करना कि किस तरफ लेके जाना है, अक्सर औकात हमें से ये हो जाता है कि हम उस गुस्से को किसी और ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। आई वुड सजेस्ट और रिक्वेस्ट द यूथ कि आप अपने गुस्से से थोड़ा एक स्टेप बैक लो और सोचो ये जो गुस्सा आपको एनर्जी दे रही है इसको मैंने लेके कहाँ जाए, इस जज्बात को कहाँ लेके जाया जा सकता है, या मैं इसको एवे ही वेस्ट कर दूं या फिर इसको एक चैनल करके इसको सीधे रास्ते पे ले चलूं, तो फिर किसी करियर काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ सकती है शायद। ये इंसान के अपने माइंड का होता है कि वो आप अपने आप को किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं। जिस तरह ज़हूर ने अभी एक पॉइंट को हाईलाइट किया कि फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, बिकॉज आप लोगों ने भी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के जो है ना वो एक इनिशिएटिव लिया, तो आपको भी फैमिली की तरफ से कोई ऐसी रेजिस्टेंस मिली? थोड़ी बहुत तो मिलती है मिस। हम इस प्रोजेक्ट के पीछे 1 महीना लगे थे, तो डेली का बाहर आना जाना होता था, लेट आना, फिर सवालात होते हैं घर पे किधर जा रहे हो, क्यों इस टाइम आ रहे हो, मगर ट्रस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे फ्रेंड सर्कल भी जो है ना, सबके पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं, इस वजह से भी काफ़ी आसान। तो ये चीज़ आई गेस इम्पोर्टेंट है, अगर आप मिलके काम कर। ये स्टूडेंट लाइफ का एक हिस्सा है ना, ये आपको फेस करना होगा किसी ना किसी तरह, वो ट्रस्ट बिल्ड करना होगा और इसको आप खुद ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे बना लिया, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि हमारी यूथ काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं तो यूथ चैलेंजेस पे भी बात है। जैसे इन्होंने भी एक बात की कि अक्सर फैमिली के रेजिस्टेंस है, और आपने भी बात हाईलाइट की फैमिली रेजिस्टेंस है और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम कभी कभार ये भी देखते हैं कि यूथ चैलेंजेस, यूथ बैठ के बोलती है कि जी ये चैलेंज है हमारे लिए, फाइनेंशियल चैलेंज है, ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए यूथ में हमने अच्छा ये भी एक चीज़ मजीद देखी है
कि हम अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारी यूथ के अंदर वही 2019 के बाद, कोविड के बाद हमने देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लेकिन उनमें मेहनत करने की जो हिम्मत है और जस्तुजू वो ख़त्म हो गई। वो ज़रा सा 2 पेज ऊपर का लंबा फॉर्म देख ले किसी चीज़ में तो वो बोलते हैं यार इतना टाइम किसके पास है कि वो उस पर काम करे। तो डोंट यू थिंक कि ये हमारी अपनी यूथ की सुस्ती है? अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन हम गेन नहीं करना चाहते या हम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करना चाहते। इस पर आप सबके अगर मुझे थॉट्स मिले। देखो, अगर हम यूथ को ब्लेम करें इस चीज़ के ऊपर तो मेरे ख्याल से ये गलत है। अंग्रेजी की बड़ी प्यारी कहावत है, वो कहते हैं इफ़ यू स्ट्रॉन्ग मैन मेक गुड टाइम्स मेक वीक मैन एंड वीक मैन मेक हार्ड टाइम्स। तो इसकी एक मिसाल आपको पाकिस्तान में मिलेगी। ठीक है, शुरू में आपने सुना होगा हमारे आबा और अजदाद यही कहते हैं कि हम पहाड़ों पे चढ़ते थे और ये करते थे और पैदल चलते थे और जाते थे स्कूल जाते थे, पढ़ते थे और ये करते थे, तालीम के पीछे ख्वार होते थे। उन्होंने अपनी ख्वारी देखी और हमारे लिए अच्छे टाइम्स बनाए, फिर उन अच्छे टाइम्स ने हमें बिगाड़ दिए। तो कोविड के दौरान जब वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोविड जो था हमारे लिए अच्छा टाइम था, बट वो बच्चों के लिए अच्छा टाइम था क्योंकि छुट्टी थी, सारा दिन पूरा दिन बैठे पढ़ने कर सकते थे। एग्जैक्टली, यूट्यूब देखा, कंटेंट देखा, नेटफ्लिक्स देखा, बिना पेपर के पास हो गई। एग्जैक्टली। तो जब ये टाइम मिला हमें, फिर दोबारा कहा गया कि आप ख्वारी करो, तो फिर थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है। मैं आपको अफगानिस्तान की मिसाल देता हूँ। जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी लोगों के घर वीरान हो गए थे, वो उनको कहते थे कि आप सिर्फ एक तस्वीर ले आओ और मैं उसके ऊपर आपको हज़ारों डॉलर्स दूंगा। तो वो क्या करते थे कि फलां घर की तस्वीर ले ली, एक एंगल से ले ली, दूसरे से ले ली, तीसरे से ले ली, 4-5 दफ़ा उन्होंने इसको कैश किए और वो पैसे देते गए until 2010 के बाद उन्होंने कहा कि यार हम खत्म, टाटा बाय बाय। अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो बसगरी जिसको हम बोलते हैं, काश्तकारी या एग्रीकल्चर में वो काम करती थी। फिर जब उनको 10 साल 8 साल जो है मुसलसल मुफ्त के डॉलर्स मिले, उन्होंने कहा यार हम तो मेहनत चाहिए ही नहीं, एंड हेंस दैट वाज अ डाउनफॉल फॉर देयर पीपल एंड फॉर देयर इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। और वहीं से फिर कहीं ना कहीं तो उसकी मिसाल हम यहाँ पे भी ले सकते हैं कि जब बच्चों को ट्रेन ही वैसा नहीं किया गया। उस दिन बात लंबी हो जाएगी। कल मैं एक सेशन में गया था हज़ारा टाउन में, तो वहाँ पे एक मूसा कॉलेज के एक लेक्चरर थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। वो कहानी बता रहे थे कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर गया और एक बच्चे से मिलने गया था। तो जब मैं गया तो बच्चा सो रहा था, 1 बज रहे थे दोपहर के। तो खैर वो 1 बजे उठा, वो वॉशरूम गया, तब तक उसके लिए अंडे, मक्खन, पराठे और रोटियां और चाय दूध वाली सब तैयार थी। लेकिन जब वो बाहर आया तो शायद उसमें से कोई ऑमलेट या कुछ मिसिंग था, तो उसने अम्मा को डांटना शुरू कर दिया, ओ ये क्या है, वो फलानी चीज़ क्यों नहीं है, ये वो गर्म क्यों नहीं है, और वो है फलाना है ढिमकाना है। अब आप फिर उन्होंने दस्तरखान की जो है वो कहते हैं, मैं मुझे गुस्सा आया, तहश आई कि यार कैसा बच्चा है। तो कहते हैं मैंने उसको वो वर्त बताई और मैंने उससे कहा कि बेटा ये ऑमलेट की मिसाल ले लो, ये 50 रुपए का, ये रोटी जो है इसकी भी कोई 30 रुपए ले लो, मक्खन की इतने टोटल करके कोई 500 का नाश्ता पड़ा हुआ था। तो कहते हैं मैंने उनसे कहा कि बेटा तुम जाओ, आज के दिन में मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, पूरे दिन में तुम 500 कमा के ले आओ, इसके जितना एग्जैक्टली ये तो तुम्हें तैयार परोसा हुआ मिल रहा है और उसके ऊपर भी तुम माँ को डांट रहे हो। तो हम पेरेंट्स ने शायद खुद ही उन बच्चों को मार्केट में छोड़ा ही नहीं, उनके ऊपर वो ट्रस्ट किया ही नहीं, एक्सपोजर ही उनको नहीं दिया कि वो हार्डशिप को थोड़ा फेस कर सके। उनको सिर्फ ये कहा कि बस तैयार पड़ा हुआ है, ये खाओ, पैम्पर होते जाओ, 8 बजे जल्दी घर आओ, बुरे लोगों से दूर रहो। अब जब तक उसका बुरे के साथ एक्सपोजर नहीं हो, बुरा और अच्छे में फर्क भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, बॉडी का इम्यून सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। जब तक अंदर जरासीम नहीं जाएगा, जर्म्स नहीं जाएंगे, वायरस नहीं जाएगा, तो एंटीबॉडीज कहाँ जाएंगी? तो यूथ में भी यही चीज है, जब तक वो रुलेगा नहीं तब तक उसको कहाँ एक्सपोजर नहीं। हाँ, ये चीज हमने भी बहुत फेस की है और ये चीज एक की चीज थी जो हमने सीखी है इस जर्नी के थ्रू, कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो यूथ पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, इतने यूथ पे अपना ट्रस्ट रखते नहीं है। और इससे ये होता है कि अभी फॉर एग्जांपल ये जब प्रोजेक्ट हमने लोगों को, मतलब फॉर एग्जांपल जब हम किसी मिनिस्टर के पास जाते थे या किसी के पास भी हम जाते थे और ये जब हम एक्सप्रेस करते थे और ये विजन और आइडिया बताते थे, तो वो उधर हंसना शुरू कर देते थे कि यार ये बच्चे हैं, क्या ही कर लेंगे। तो बस वो चीज़ थी जो हमारे साथ रही और इसी चीज़ों ने हमें सिखाया कि भाई जो करना आप करके दिखाएंगे। ये जो रियलिटी ने हिट किया मिस बहुत काफ़ी हद तक। अभी काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया कि जब बाहर जाना है किससे किस तरीके से बात करनी है। एक्सपीरियंस ने सिखा दिया आपको इस बंदे से किस लहजे में बात करनी है, क्या बात करनी है, किस तरह से बाहर लोगों के साथ डील करना है।
घर में बैठे बैठे तो ये चीज आप बिल्कुल नहीं सीख सकते, बिल्कुल। एक वो जो रियल वर्ल्ड का जो आइडियोलॉजी थी ना, वो पता चल गई कि वो है। आइडिया स्टेज से हम बाहर आके जब रियलिटी में देखते हैं तो समझ आता है। एग्जैक्टली। अच्छा, जब आप लोगों ने BMUN करवाया, जब इसमें स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन की बात आई और यूथ को अपने साथ इंगेज करने की बात आई, तब भी अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी आइडिया लेकर आती है, बिकॉज ज़हूर भी एक कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि अक्सर लोग ट्रस्ट नहीं करते आप पे। तो बीइंग अ यूथ, जब आप पहली दफ़ा ये आइडिया लेकर आए, जिस प्रोग्राम का नाम भी पहले किसी ने नहीं सुना, उस प्रोग्राम को लेकर चलना, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करवाना कि वो आप पे ट्रस्ट करें फॉर दिस वेरी बिग इवेंट, उस जर्नी में आप लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को लेके आप लोग आगे बढ़े कि यार हमने करना है और इस तरह ट्रस्ट लोगों का गेन करना है? सही बात है। ये इसमें तो अभी फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारे स्पॉन्सर्स हैं। ऑब्वियसली हमारे पास इस्लामिक रिलीफ में से कुछ ऐसे, मतलब सारे इस तरह नहीं होते, कुछ ऐसे कुछ जेम्स निकलते हैं जो कहते हैं कि यार बच्चे हैं, लेकिन इनके पास जो विजन है और इनका जो एजेंडा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मतलब एक फ्यूचर दिख रहा है ना इनको। तो बस हमारे पास अभी इस्लामिक रिलीफ में अनवर आदिल साहब थे, जिन्होंने हमें मतलब ये जब आइडिया उन्होंने सुना, वो हमारे साथ रहे। उन्होंने बोला मैं फंडिंग करूंगा, मैं आप लोग का साथ दूंगा, और वो एक मेंटोर टाइप बन गए। और इस तरह फिर ज़हूर भाई आ गए थे हमारे पास, उनके साथ हमारी डिस्कशन हुई थी पहली बार जब ZBR में बैठे थे। तो इन लोगों ने हमें इंकरेज किया और उसके थ्रू बस ट्रस्ट बिल्ड होता गया। और इसमें जितना उनका शुक्रिया अदा करे कम है, क्योंकि पहले जब हम जाते थे ना, तो एज अ सिंगल बॉडी जाते थे और अंडर 18 लोगों की, तो कोई इतना ट्रस्ट नहीं करता था। बाद में जब हमारे साथ इस्लामिक रिलीफ का नाम जुड़ गया, लोगों ने ट्रस्ट करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दिया कि वाकई इनके साथ एक NGO भी है, ये प्रोफेशनल लेवल पे चले गए हैं। उनका जितना शुक्रिया अदा करे कई, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें। और ये हमारे पास जैसे ज़हूर भाई हैं, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हमारे पास थे। अभी IM कोयटा, उन्होंने जब इस तरह की पोस्ट की हमारे लिए, तो वो हम कोई वो ऑथेंटिक वाला बैज हमारे साथ लग गया कि भाई ये लोग अगर रिकमेंड कर रहे हैं फिर तो हमें जाना चाहिए। तो बस इन्हीं के रेफरेंसेस के थ्रू हमने ये ट्रस्ट बिल्ड किया। और जितना मेरे इल्म में है, ज़हूर भाई को हमने अभी तक ₹1 भी नहीं दिया, जितने शुक्रिया अदा करे कभी। नहीं यार, आई वुड अगेन गिव द क्रेडिट टू देम। मुझे याद है आप लोगों की टीम में से साज़ेन का नाम वो बड़ा यूनिक दिया, उसी शुरू में मसला भी हो रहा था। उन्होंने मैसेज किया था और फिर इज़ेकियल ने मैसेज किया था कि हमारा एक ऐसा इनिशिएटिव है। अब लुकिंग एट द पास्ट इवेंट्स दैट हैड हैपेंड, तो मैंने इनसे कहा कि बेटा अपनी टीम को बोलो एक दफ़ा मुझसे मिल लें। अगर मैं आप लोगों से सेटिस्फाई हुआ कि यार अच्छी टीम है, फिर ही मैं आप लोगों को बैक दूंगा। मैंने तो इतना कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ इनकी पोस्ट आती थी वो स्टोरी पे लगा देता था, हमारी जो इन्फ्लुएंसर्स के ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर देता था कि यार लेट्स प्रमोट दिस किड। तो उसके अलावा तो मैंने कुछ किया भी नहीं। बट द डे आई मेट दिस गाइज, आप यकीन करें, मैं कहता हूँ उस दिन कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑफेंड भी हो गए थे, बट आई वुड ऑफेंड देम अगेन कि अगर इससे उनको चोट पहुँचती है तो पहुँच जाए, लेकिन द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो इन्होंने मुझे दिखाया उस दिन, मैंने कहा यार सलाम इन बच्चों को। ये किस अफनान ने भी जो ऐड की ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे है माशरे में शायद ये चीज़ है। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हम ये सुनते हैं, स्टैटिक्स बताते हैं कि जी 64 to 70% इज़ यूथ और यूथ के हाथ में फ्यूचर है। लेकिन जब कोई यूथ आइडिया लेकर जाती है तो इतने रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं, इतना कुछ सामने आपके आ जाता है कि आप बोलते हो भाई अगर मैं फ्यूचर हूँ तो मुझे रास्ता दो ना कि मैं काम करूँ। सही बात है। तो उस सारी चीज़ों को अंदर अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपनी सपोर्ट खुद बनना और लोगों को खुद पर ट्रस्ट करवाना इज़ अ वेरी बिग थिंग। अगेन ज़हूर आपसे सवाल अगर करूँगी कि यूथ कैपेसिटी पे जब आपने वर्किंग स्टार्ट की, जिससे आपने बात की कि पहले हमने देखा कि आपको खुद भी नहीं पता था कि अच्छा ट्रेनिंग का भी कोई डिपार्टमेंट है, यूथ के साथ आप काम कर सकते हैं। आज से कोई चंद साल पहले जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, स्टिल रिमेंबर मैंने पहली ट्रेनिंग आपके साथ ही ली थी, तो उस टाइम पे हम ये देखते थे कि इतना ज़्यादा लोगों का फोकस नहीं था इस चीज़ की तरफ, और शायद तब वो उनका ये वाला एक रोना ज़्यादा होता था कि जी ट्रेनिंग्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम स्किल्स नहीं सीखते, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। लेकिन अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वो रास्ता दिखाने वाले भी आ गए, अब मेंटोर्स आ गए, प्रोग्राम्स आ गए, इस तरह की ट्रेनिंग्स आपको करवाई जाती हैं। आया ये ट्रेनिंग्स यूथ के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं? आपने जितने अरसे में करवाई आपको कोई डिफरेंस देखने में मिलता है, या वही यूथ हर सेशन में आ रही है सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेके जा रही है? दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो आपको एक क्या कहते हैं, एक नॉर्मल रास्ते के ऊपर ले चलते हैं, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने हमेशा अपने आस पास जितने भी लोग देखे हैं वो अपने बच्चों से दो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर सुई इसी के गिर्द घूम रही है। हमारे रिश्तेदारों में एक बच्चा था, वो बड़ा पढ़ाई में नालायक था, तो वो अपने माँ बाप से क्वेश्चन करता था कि अगर सब डॉक्टर और इंजीनियर बन गए तो आपकी गाड़ियों का मैकेनिक कौन बने? मैं वही बन जाता हूँ। मैकेनिक इज नॉट अ बैड फील्ड। एग्जैक्टली। आपने एक फील्ड को एक्सप्लोर ही नहीं किया जिंदगी। हमने विजन अपना गलत बनाया है उस चीज के लिए, शायद वो ऐसा है। तो वो हमने देखा ही नहीं कि बाकी भी फील्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इमोशंस में हम सिर्फ गुस्सा
हैप्पीनेस यही जानते हैं, इससे ज़्यादा सैडनेस के ऊपर भी फोकस कर देंगे, एंग्स्ट और बाकी चीज़ें तो हमने तो पढ़ी ही नहीं है हमारे लिए। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि जो बच्चे आते हैं हमारे पास, वो ये देखते हैं कि अगर इस वक्त मैं अफनान को देख रहा हूँ कि वो फाउंडर है BMUN का, और अभी बलूचिस्तान यूथ अलायंस के नाम से वो कुछ जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मैं जब यहाँ से देखता हूँ तो मैं अफनान का ये वाला स्टेज देखता हूँ, ये वाला इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनको देखता हूँ कि अच्छा इनके पास 10 सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने 11 लेने। कंपटीशन, एग्जैक्टली। जर्नी को नहीं जानना, काम को नहीं स्ट्रगल नहीं देखनी है, किस तरह से सर्टिफिकेट मिला वो नहीं देखना। मैंने अक्सर औकात बच्चों को मैं बच्चों बोलता हूँ, मेरी आदत, वो मुझे मैसेज करते हैं कि ज़हूर भाई कोई 1-2 सर्टिफिकेट तो अरेंज कर दो। मैं कहता हूँ बेटा उसका क्या करोगे? कहते हैं हमारी CV बिल्ड हो जाएगी। मैंने कहा जब इंटरव्यू में जाओगे तब क्या होगा? कहता है वो हम देख लेंगे। तो जब यूथ इस चीज़ के ऊपर ओरिएंटेड होगी, वो फोकस करेगी कि मेरे पास कितने पर्चे हैं, कितने कागजात हैं मेरे पास, दे आर नॉट गोना बी एबल टू कम फॉरवर्ड, और वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि यार सर्टिफिकेट या भाड़ में, मैंने एक्सपीरियंस हासिल कर से, मैंने सीखना है, ये अमल जानना है और किस तरह ये सारी चीज़ें होती है, फिर वो जो है वो आगे आ सकता है। हम जब कोविड में शुरू में औरंगजेब बादीनी साहब थे और मैडम सानिया साफी थी, मैं इन दोनों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने यूथ को बहुत मोटिवेट किया। जब शुरू में कोविड का नाम आया और फिर कुछ वॉलंटियर्स चाहिए थे यूथ को, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, तो उन वॉलंटियर्स में से टोटल आप यकीन करें सूबे में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया, लेकिन सिर्फ 16 लोग सेलेक्ट हुए। 16 लोगों में से भी 3-4 जो हैं वो आगे पीछे हो गए। और खुदा जाने मेरा नाम कैसे आया उसमें कि हमारे यूनिवर्सिटी के ही एक स्टूडेंट थे हमाद काकड़, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, हमारे डिबेटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने मेरा फेसबुक के ऊपर कोई क्लिप देखा था जो मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट के लिए बनाया और फिर वहाँ पे पोस्ट कर दिया। ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार ज़हूर इस तरह का एक सीन है और आपने हमारे साथ आना है। तो मैंने उनसे कहा यार हमाद भाई ऐसा है तो है, वरना तो मैं नहीं आ, क्योंकि उस टाइम पे सबके अप्रोच भी शायद ये थी। मैंने कहा यार घर पे बैठा हुआ हूँ, वालिद साहब घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम वगैरह नहीं है, हफ्ता हो गया था शायद उस दौरान ये लॉकडाउन को। उन्होंने कहा तुम आओ कुछ करते हैं। मैंने कहा इस तरह नहीं होता भाई, पहले वादे करो फिर देखा जाएगा। खैर उन्होंने कहा कल आपसे मैडम सानिया साफी जो है वो खुद मिलेगी। तो मैं रात को सोने से पहले ही फोन बंद कर दिया। तो मैंने कहा यार कुछ मिल नहीं रहा, मैं क्यों जाऊँ। तो फोन बंद करने के बाद वो कोविड वाले दिन थे, सुबह नमाज के लिए उठा, दोबारा सो गया। फिर 1 बजे शायद मैं लंच के लिए उठा, जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया पहला कॉल जो मुझे आया मैंने अटेंड किया, मैडम सानिया साफी खुद। कहते बेटा आप हमारे पास आ रहे हो या मैं आपके घर आ जाऊँ? मैंने कहा नहीं मैडम इतना मैं अब तो ज़्यादा हूँ, हाँ मैं आपके पास आता हूँ, सॉरी। तो मैं गया उनके पास। उन्होंने कहा बेटा मुझसे इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता और मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, बट आई प्रॉमिस कि मैं आपको कहीं ना कहीं पहुँचाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। उनके साथ मैंने शायद 1 हफ्ता ही काम किया था और उसी दौरान इंटरनेशनल एक कंपनी है एक्सेस के नाम से, दे केम एंड उन्होंने जितने भी वॉलंटियर्स थे उन सबको हायरिंग पे लिया। फिर वहाँ से मुझे औरंगजेब भाई ने जो है एक कैमरा भी गिफ्ट किया था कि चूंकि तुम्हारे पास ये नहीं है तो टेक दिस ऑल्सो। अब मेरा लालच क्या था कि कुछ चंद पैसे मिल जाए तभी मैं काम करूँ या कोई एक सर्टिफिकेट मिल जाए, इरादा कुछ और था। यस, वहाँ से मुझे मेरी पहली जॉब मिली, अच्छी जॉब मिली। और उस जॉब के बाद एक्सपीरियंस मिला, लोगों से, मिनिस्टर्स के साथ मेरा उठना बैठना होता था एज अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। तो मुझे लगता था कि यार अब शायद कुछ हो रहा है। वहाँ से फिर एक और इदारे के साथ काम करना शुरू किया, वहाँ से फिर एक और नेशनल लेवल पे गए। थिंग स्टार्टेड, वो कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ को मैं अवॉइड कर रहा था, जिस एक्सपीरियंस से मैं भाग रहा था और सर्टिफिकेट के पीछे भाग रहा था या पैसों के पीछे भाग रहा था, दोबारा उस एक्सपीरियंस ने ही मुझे ये सारी चीजें दी। सो आई एम स्टिल ग्रेटफुल कि मैडम ने मुझे दोबारा कॉल किया और कहा कि बेटा ये दफा आओ मेरे पास। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सर्टिफिकेट के पीछे नहीं भागना, एक्सपीरियंस के पीछे भागना, कुछ सीखना है ताकि आप एग्जैक्टली वो चीज जरूरी है। ये चीज हमने खुद भी देखी है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि एक एक्सपीरियंस को लाइफ टाइम लर्निंग बना लेते हैं। वो उस एक चीज से इतने आगे तक जाते हैं कि उनको मजीद किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड इवन आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो कि हर सेशन में आपको मिले, हर प्रोग्राम में मिलेगा, सर्टिफिकेट की उनके पास भरमार है, मेरे ख्याल पूरे पाइज पड़े होंगे, लेकिन जब काम की बात है तो दे आर लाइक हमें नहीं पता, आप खुद कर लें कुछ ना कुछ। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, अफनान एंड आर्यान, आप लोगों से सवाल, जिस तरह से हमने एक बात की कि एक मेंटोर आपको मिलता है, कि एक बंदा आपको एक रास्ता दिखाता है, बिकॉज आप लोग खुद अभी तक अपनी एजुकेशन की लेवल पर हैं,
तो ये चीज़ें हम भी देखते हैं। तो मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में एक्सपीरियंस की। देयर वर लॉट ऑफ टीचर्स जिन्होंने हमारे सेशनल क्योंकि पेपर्स में वो मार्क्स काट नहीं सकते थे, क्योंकि पेपर में हमारी अपनी प्रोग्रेस लिखी हुई, उस पर मार्क्स कटिंग होती थी, लेकिन जहाँ सेशनल की बात है वो काट देते थे। किसने क्लास अटेंड नहीं किया, हर सेशन में नज़र आ रही होती है, कभी क्या करिए कभी क्या। तो आप लोग के साथ कोई ऐसे टीचर जिसने कोई ऐसा आपको तंग किया हो कि नहीं वो ब्रेन रोटेट वाला काम, रट्टे मार के पेपर अटेम्प्ट करो, क्लास से बाहर नहीं जाना एक्टिविटीज़ में, और कोई ऐसा टीचर भी जिसने आपको इस इनिशिएटिव पे भी इवन सपोर्ट किया, जिनकी सपोर्ट आपको यहाँ तक लेकर है, जिनको आप एडमायर करना चाहते हैं? हमारे पास जो स्कूल लेवल पे टीचर्स हैं, यहाँ पर ये एक छोटा मसला है क्वेटा में, वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स को इतना प्रमोट नहीं करते। वो बोलते हैं कि आप एकेडमिक्स पे फोकस करो, आपकी पूरी ज़िंदगी एकेडमिक्स पे है। फिर जब वो जब बच्चा होता है वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करता है, और फिर वो जब जाता है कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज के लिए अप्लाई करता है, तो वो जब पूछते हैं कि भाई आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या हैं, या फिर आपने कुछ अटेंड किया है, कुछ किया है आपने, तो वहाँ पर ब्लैंक हो जाते हैं। तो बस सबका एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई एकेडमिक्स पे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे टीचर्स हैं, इस सिटी स्कूल में हमारे पास सर ज़करिया हैं, जैसे आप जानते होंगे। सर ज़करिया ने बहुत ही एक अच्छा इसमें, सर ज़करिया और सर उस्मान, इन दोनों ने हमारे साथ बहुत मतलब हमारे अगर हम कोई ऑब्स्टिकल फेस कर रहे थे तो उसको एस्केप करने में बहुत उन्होंने हमारी हेल्प की है ना। और वो इन चीज़ को बहुत क्योंकि वो एक करियर काउंसलर है, उनको ज़्यादा पता है, और मतलब ब्रिटिश सर्टिफाइड है, मेरे ख्याल से हाँ ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड है, कैम्ब्रिज सर्टिफाइड है, तो उनको इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया है। तो मैसेज यही है कि हर किसी की बात को हमने मतलब इतनी इम्पोर्टेंस देनी नहीं है। पहले उस बंदे की कैरेक्टर को जानो कि वो किस लेवल का है, हाँ किस लेवल का है, फिर उसकी बात पे अमल करो। एमी किसी को मेंटर बनाना इज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो इसमें काफ़ी अच्छा रहा है। जिस स्कूल में मैं एनरोल्ड हूँ, सिटी स्कूल क्वेटा कैंपस, वहाँ के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। हमारा हेड है सर अरबाब, उनसे मैं ये डिस्कस करता रहता था। इसके चक्कर में मैं 1 मंथ स्कूल नहीं गया 2 में, तो सपोर्ट करते थे थ्रू आउट कि मसला नहीं है बेटा, ये एक्सपीरियंस जो है ना इसकी वैल्यू ज़्यादा है, पढ़ाई का कमबैक हो जाएगा इंशाल्लाह अगस्त में। और सबसे ज़्यादा जो स्कूल की डेडिकेशंस थी वो भी सिटी से इन्होंने सपोर्ट किया। सर उस्मान, सर ज़करिया, सर अरबाब, इनकी कांस्टेंट सपोर्ट थी। सर असद इन्होंने बैकबोन बन के दिखाया हमें, इनका भी। और अगर इन जैसे प्रोजेक्ट्स में अगर आपका कोई ऐसा मेंटर नहीं है और जो आपको गाइड करे, तो फिर आप इस तरह की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं लेकर सकते जी। आपका दिमाग पर काम नहीं करेगा, बिकॉज आपके ऊपर एकेडमिक्स का प्रेशर अलग होगा, अपनी एक्टिविटी और अगर आप यूथ हो, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है जब वो गाइड करेंगे तो फिर आप कुछ कर सकते हो। वरना यूज़ किया है जी, काफ़ी काम आया हमें। एक सवाल आप दोनों से सबसे मेरा यही है कि जब जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, सर ने बात की कि एक बैकबोन हमारे पास पीछे होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट दे। कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल आपके साथ कोई नहीं है, बिल्कुल आप अकेले हो, आपने अकेले अपने आप को लेके भी चलना है। अच्छा आप अभी, क्योंकि आप यूथ के लिए एक मेंटोर हो, आप यूथ के साथ काम कर रहे हो, यूथ आप पे ट्रस्ट करिए, लेकिन आप पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, मतलब आप जिनसे सपोर्ट चाह रहे हो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे नहीं। तो उस टाइम पे जब आप बिल्कुल हार मान के बैठ गए तो अपने आप को खुद मोटिवेट करने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से, ज़हूर आपसे स्टार्ट करूँगी, किस तरह आप खुद को मोटिवेट करते हैं कि नहीं करना है और करके दिखाना है, क्योंकि लोग मुझ पर यकीन रखते हैं। मेरे अंदर एक अर्ली एज में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता था। मुझे हमारी 9th क्लास की एक टीचर है, मैं उनको माँ बोलता था, और उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने मुझे 9th 8th क्लास तक मैंने बहुत कोई ख़राब ज़िंदगी गुजारी थी। मैं ख़राब इसलिए बोलता हूँ कि ना मैं पढ़ता था, ना मैं कुछ करता था, लड़ाई झगड़े अलग से होते थे, कोई अजीब ही ज़िंदगी। टीचर जिन बच्चों को निकम्मा स्टूडेंट बोलती हैं वो उस कैटेगरी। That was me। 9th क्लास में जब वो आई, उन्होंने एक दिन मुझे ट्रिगर किया, और वो ट्रिगर पॉजिटिव था। मैं खैर पीछे बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद साहब के ऊपर ना बहुत डिफेंसिव रहता हूँ कि अगर कोई भी उनको कुछ बोल ले तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं। तो मैं पीछे बैठा हुआ था और अपनी मस्ती में लगा हुआ था, और उन्होंने कहा तुम्हारे वालिद जो है वो तुम्हारे लिए कमाते हैं और तुम इधर ज़ाया कर रहे हो। तो वो मुझे पॉइंट हिट किया, और मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू मीन बाय ज़ाया कर रहा हूँ, मैं क्या ज़ाया किया? मैं कहती है मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, तुम्हें कुछ आता भी नहीं। मैंने कहा पूछे। तो उन्होंने शायद मुझसे कुछ पूछा, और उस टाइम वो मुझे नहीं आता था। उस जिद से कि मैंने उस टीचर को पढ़ाई के अंदर ना वो करना है, प्रूफ में आपको प्रूफ करना है। एग्जैक्टली। मैं घर आता था, मैं 2-3 घंटे, उनका सब्जेक्ट बायोलॉजी था, मैं मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ के घर से फिर जाके उनसे क्वेश्चन करता था। फर्स्ट रो में बैठता था और उनको सिर्फ तंग करने के लिए शायद, पर मैं उनसे पूछता था कि मैम वो फलानी चीज़ फलाना प्रोसेस कैसे होगा? तो वो बोलती थी बेटा मुझे नहीं पता, आप बताओ कैसे होता। तो फिर मैं बताता था। वो शायद अंदर की एक ईगो जस्टिफाई हो रही थी कि इन्होंने शी टारगेटेड के योर फादर इज अर्निंग एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो अब वो
उसको करते करते वो चीज़ मेरे अंदर बिल्ड होगी, और टिल डेट वो शायद मेरे साथ कांटेक्ट में है। मैं कभी कभी रियली उनको मैसेज करता हूँ, बट मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। मैं कहता हूँ थैंक यू फॉर वो पहले वीक में जो आपने मुझे ट्रिगर किया, तब से ही मैं मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि यार होना चाहिए। तो मुझे हमेशा मेरे इमोशंस ने ही मोटिवेट किया, बी इट सैडनेस, बी इट एंगर, बी इट जब आप सबसे गंदा गिरते हो ना। मैं कभी कभी जब जिंदगी में कुछ बुरा नहीं हो रहा होता ना, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ कि यार क्यों नहीं हो रहा। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो भी रहा है, उस बुरे के बाद अच्छा आना लाजमी है। तो ये एक मोटिवेशन लेके चलता हूँ। एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न मिस, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नमाजें पढ़नी चाहिए बंदे को। अपने रब से ये मसले डिस्कस करें। आप पे कोई आपकी जो बात थी ना कि कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करा, तो रब से डिस्कस करेंगे, 100 दरवाजे बंद होंगे, 1000 और खुल जाएंगे मिस। बिल्कुल ऐसा ही। और ये अप्रोच रखनी चाहिए। ये तो इसी चीज़ की खूबसूरती है ना। अभी फॉर एग्जांपल एक जर्नी है ना, उसमें अगर आपको सक्सेस चाहिए तो खूबसूरती इसी चीज़ की है कि आप गिरोगे और वापस उठोगे। ऑब्वियसली हम जब शुरू कर रहे थे, तो जब आप पहला कदम लेते हो, पहले कदम में आपके साथ कोई नहीं होता। इसी वजह से तो कुछ हो नहीं रहा था इधर, क्योंकि हर कोई डरता है। ये पहला कदम उठाना मुश्किल, ये रिस्की बहुत होता है, और आप मतलब बहुत से बच्चे इतनी मोटिवेशन होती नहीं है, तो वो डिसिप्लिन कायम करना पहले कदम लेने के लिए वो बहुत मुश्किल होता है। जब आप पहला कदम ले लो, उसके बाद तो मेंटर्स हैं, फिर तो हाँ खुद ही रास्ता बन जाता है उसके बाद। आप लोग का कोई फ्यूचर कमिंग प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप हाईलाइट करना चाहो कि जो आप लोग लेकर आने वाले फॉर द यूथ ऑफ बलूचिस्तान स्पेसिफिकली, ताकि उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले कि अब उन्होंने रेडी रहना है जिसके लिए? हमने इंशाल्लाह प्लान किया है कि हम एक कंपनी लॉन्च करेंगे। नाम अभी तक डिसाइडेड नहीं है। उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल ये बीमन जो था, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि सक्सेसफुल हो चुका है। इसके अलावा हम काफ़ी सारी टीम्स बनाएंगे, ना सिर्फ हमारी टीम बल्कि और लोग, हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो हमें अप्रोच करें, प्रोजेक्ट हेड्स बने, नेचर, चैरिटी, गाइडेंस देना। आजकल ये 5th, 6th, 7th, 8th, 9th के बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। वेब कल्चर आम हो गया मिशन में, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर हम गाइड करेंगे। अच्छा, जब हमारी एज के लोग गाइड करेंगे ना, तो बात का असर भी होगा, करेगा। वो चाहेंगे कि हम भी इनकी तरफ, क्योंकि जनरेशन गैप बीच में कम है। Exactly. तो वो हमें देखिए वो भी इसी तरह के इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे और इस तरह रिफॉर्म आ जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे वापस वही ज़हूर भाई वाली बात है जो वालिदैन के बारे में, उसमें मैंने कुछ एडिशन करना है। हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे जो सिबलिंग्स हैं, उन्होंने हमें बहुत इंकरेज किया हमारी टीम में। और क्वेटा में अगर यूथ है तो हर वालिदैन अपने बच्चों को सक्सीड करना, मतलब वो चाहते हैं कि हमारे हाँ सक्सेसफुल देखना चाहते हैं उनको। तो मेरा यही एक पैगाम होगा कि हम अभी फॉर एग्जांपल जो हमारी एंडिंग क्लोजिंग सेरेमनी थी, उस दिन मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था और मैं 200-300 बच्चे बैठे हुए थे और मेरे पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हुए थे। तो वो जो मोमेंट ऑफ प्राइड एंड मोमेंट जो था ना, वो इतना मजा आया मुझे उसमें, इतना मजा सारा आया। पैसा वसूल, बस सारा पैसा मैंने बोला जितने फंड्स है ये तो मैं अपनी जेब से दे दूंगा अगर ये वापस कराना हुआ। तो बस यही पैगाम है कि ये एक बार जिंदगी में सिर्फ अपने वालिदैन को ये महसूस कराओ कि वो अपने बच्चे को देखें कि यार ये खड़ा हुआ है और आज ये जितने पैसे हमने इस पे इन्वेस्ट किए हैं, इसका कोई हमें कुछ आउटकम मिला, कोई रिजल्ट तो मिला है कि यार ये आज मेरा बच्चा इधर खड़ा हुआ है। तो यही बात मैंने कहनी थी। ये चीज़ है। देखिए यूथ का जो एक विजन होना चाहिए। एंड में मैं चाहूँगी आज इंटरनेशनल यूथ डे है, तो आप लोग हमारी यूथ को, बिकॉज आप खुद यूथ ये जो है वो क्राइटेरिया में आते हैं, तो आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से, अपने मतलब जो आपके अभी तक की वो है खुद की जो जर्नी है उसको मद्देनजर रखते हुए, हमारी यूथ की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए, या उनकी लाइफस्टाइल को मद्देनजर रखते हुए, जितने वो मेहनत नहीं कर रहे या करनी चाहिए, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप उनको क्या पैगाम देंगे अपनी तरफ से? मैं तो कहूँगा कि इस जर्नी से जो मतलब हमारा मेन जो गोल था वो ये था कि हम दूसरों को इंस्पायर करें। मैं अभी फॉर एग्जांपल हर इंसान अलग अलग सोचता है। मेरे दिमाग में एम्यून का आइडिया आया, ये हो सकता है किसी और के दिमाग में कोई और आइडिया है। तो आइडियाज़ हमेशा क्रिएटिव होते हैं हर किसी के दिमाग में। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो आइडिया उसको एक्सप्रेस करो, पहला कदम लोगे, रास्ता आपके सामने खुद आ जाएगा। तो बस ये पहला कदम लो, यही मेरा पैगाम। हाँ, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यूथ में एनर्जी जो है ना अबंडेंट है, इसको सही तरीके से चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में ऑन द ट्रैक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी ऑफ द ट्रैक हो गए, ऑन द ट्रैक आते आते फिर काफ़ी देर हो जाएगी, और फिर वक्त निकल जाएगा, पर पछतावा बहुत। और अगर अभी ऑन द ट्रैक रहे तो फिर इंशाल्लाह जब किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे आगे, फिर ये बात याद आएगी। जी ज़रूर।
मेरे ना हमारी यूथ में एक चीज़ लेक होते हुए देखी और वो है हार का एक्सेप्ट करना। बहुत मुश्किल से वो ये समझ सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर अफनान फेल होते तो वो शायद एक बहुत बड़ी पहाड़ के नीचे इमोशनल को खुद को ले आते। मैं एक स्कूल में एक डिबेट को जज कर रहा था और वहाँ पे एक बच्ची आई, वो शायद एक लाइन भी बड़ी अच्छी तकरीर थी, बीच में एक लाइन भूल गई। जब वो बैठी, she had a panic attack right then and there. She kept crying till the end of the ceremony. उनको जितना समझाया गया, she was like, how could I? एक्सेप्टेंस नहीं थी। वो चीज है ही नहीं, हमने कभी सिखाई नहीं बच्चों को कि यार फेल हो गए कोई मैं एक साइड ऑफ स्टोरी बताया कि देयर इज ऑलवेज जीतना है। वो गोल्ड दिख रहा है, वो ले यार। व्हाट अबाउट दोस हु फेल इन द क्लास में 3 बच्चे ही टॉप करते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 30? वो भी तो कुछ कर रहे हैं। हमने क्या रखा है? तो नॉट जस्ट फॉर द यूथ से तो मेरा यही काम है कि बेटा अगर आप फेल करते हो कोई बात नहीं, दोबारा उठो, दोबारा करो। You don't have anything to lose. जो फर्स्ट आते हैं they have something to lose. Exactly. They have expectations to lose. They have a lot of responsibility upon them to carry with them. लेकिन जो lose करता है to them I would say you are a free bird. Do it again. मैं अपनी जिंदगी में मैं कहता हूँ मेरे 18 या 20 साल में फेलियर था and that failure motivated me. तो फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो आपको नए रास्ते भी दिखाता है, नया विजन भी देता है कि अब अच्छा ऐसे काम नहीं कि आप इस तरह करके देखिए, आप सीखते भी हैं, लर्निंग भी इसमें। फेल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। अभी मेरे उस्ताद मुझे 3 अल्फाज देते हैं, अली भाई को आप जानती हैं, वो एक फेल का देते हैं और दूसरा नो का भी देते हैं, तीसरा मैं भूल गया हूँ इस वक्त। नो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बच्चों में आजकल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो तरह तरह के प्रेडेटर्स के शिकार भी इसीलिए हो जाते हैं कि दे आर नॉट एबल टू से नो टू एनीबॉडी। जो जैसे यूज करना चाह रहा है वैसे कर रहा है, जिस रास्ते पे चला रहा है। एनर्जी इस बात में खो देते हैं कि सामने वाला कहता है कि यार फलाना काम कर दो, फलाना ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बर्डनाइज खुद को कर रहे, नहीं भी कर पा रहे लेकिन इनकार नहीं कर रहे। थ्रू आउट दिस जर्नी आई हैव लिव्ड बाय अ कोट, और वो मुझे एक अलहम यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंट थे शकील साहब, उनके पास में गया तो उधर उन्होंने बोला कि बेटा जब भी आप कोई मुश्किल का सामना करो ना, एक चीज़ दिमाग में रखो कि वही ज़हूर भाई वाली बात होगी कि जब अभी फॉर एग्जांपल जब रात होती है तो जब अंधेरा अपनी पीक पे पहुंच जाता है तो उसका ये मतलब नहीं कि और अंधेरा होगा, इसका ये मतलब है कि सूरज निकलने वाला है। तो जब आप जिंदगी में अपने लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ पे आओगे तो वहां से आप और लो नहीं जाओगे, आप वहां से सिर्फ ऊपर जाओगे। तो ये चीज जब आप दिमाग में रखोगे तो जब भी कोई मुश्किल आएगी तो आपको ये पता होगा कि भाई अच्छा वक्त भी आएगा, अच्छा वक्त आएगा। दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने अपना वक्त दिया और यूथ को इंस्पायर किया अपने एक्शन से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे भी यूथ के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे और मजीद इंस्पिरेशन बनेंगे।